तो भूले बिसरे चित्र उपन्यास पढ़ रहे थे हम लोग, ठीक है, जिसका ईयर अभी बताया 1959 में ये प्रकाशित हुआ। इस 61 में इसको साहित्य अकादमी मिला। 1880 से लेकर 1930 तक की विस्तृत कालावधि का वर्णन इस उपन्यास में मिलता है। और मध्य वर्ग के उद्भव और विकास से लेकर सामंतवाद के ह्रास, संयुक्त परिवार प्रथा का विघटन, पूंजीवाद का उदय और भारत की राजनीतिक गतिविधियों के बदलते स्वरूप को इसमें रेखांकित किया गया। तो ये उपन्यास मुख्य रूप से कायस्थ जाति के एक परिवार की 4 पीढ़ियों की कहानी को बताता है, ठीक है। तो ये लोग क्या थे, नौकरी पेशा वाले थे, इसलिए ये देश के हर क्षेत्रों में, ये दूर दराज के क्षेत्रों में इनको आने जाने का मौका मिलता था। तो इनका अनुभव क्षेत्र हर क्षेत्र का था, विस्तृत था। तो वर्मा जी ने एक ही परिवार की 4 पीढ़ी की कथा को माध्यम बनाकर भारतवर्ष के अनेक जनपदों और तहसीलों और गांवों में धड़कते भारतीय जीवन का चित्रण इस उपन्यास में किया, ठीक है। तो मूल जो कथा है, इसकी आधिकारिक कथा है वो जैसी कायस्थ परिवार की 4 पीढ़ी की कथा मिलती है। और उसके बाद 2 गौड़ कथाएं चलती हैं इस उपन्यास में, जिसमें से पहली कथा होती है कहार जाति के घसीटे, उसकी पत्नी का नाम होता है छिनकी और बेटे का नाम होता है भेकू, ठीक है। ये तीनों नाम ध्यान रखिएगा, घसीटे, छिनकी और बेटे का नाम भेकू। तो भेकू शिवलाल के साथ कचहरी में ही काम करता है और वो दोनों हम प्याला भी हैं, ठीक है। देखो, नाम ना रख के याद कर लीजिएगा आप लोग, पता चले अपने घर में रखवाने लग जाए, अच्छे नाम है। तो भीखू शिवलाल के साथ कचहरी में काम करता है, ठीक है। उसके बाद भीखू की पत्नी जो होती है छिनकी, जिसका नाम होता है, शिवलाल के घर में नौकरानी का काम करती है, ठीक है। शिवलाल के यहाँ नौकरानी का काम करती है, लेकिन अपनी ईमानदारी, स्वामी भक्त और शिवपाल के साथ अपने अवैध संबंधों के कारण परिवार का वो हिस्सा हो जाती है, ठीक है। यही कारण है कि शिवलाल होता है, शिवलाल मरते समय उसे बेटे ज्वाला की दूसरी मां तक कह देता है, ठीक है। भीखू भी इसी परिवार का घरेलू नौकर बनकर अपनी जिंदगी गुजार देता है। और दूसरी जो कथा चलती है इस उपन्यास में, वो है प्रभुदयाल, उनकी पत्नी जयदेवी और बेटे लक्ष्मी की। प्रभुदयाल कौन होता है, महाजन होता है। अपनी चालाकी तथा तिकड़म के बल पर लंबी चौड़ी जमींदार का मालिक बन जाता है जमीन का, ठीक है। लेकिन यही होशियारी और झूठी इज्जत जमींदार के वास्तविक मालिक गजराज सिंह और बरजोड़ सिंह की हत्या का कारण भी बनती है इस उपन्यास में, ठीक है। उसके बाद आगे इसका जो कथानक चलता है, प्रभुदयाल का जो बेटा होता है, इन्हीं गुणों के चलते एक बहुत बड़ा पूंजीपति बन बैठता है। और इस तरह ग्रामीण महाजनी सभ्यता धीरे धीरे कहाँ बोलती है, पूंजीवाद की तरफ अग्रसर दिखाई पड़ती है। और इस कथा के माध्यम से लेखक ने सामंतवाद के पराभव और पूंजीवाद के उदय के कारणों को दिखाया है, ठीक है। सामंतवाद का कैसे पराभव होता है और किस तरह से पूंजीवाद का उदय हो जाता है, इसको दिखाने का भी प्रयास किया, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना किस कहानी के माध्यम से ये दिखाया, तो ये महाजन, प्रभुदयाल, उसका बेटा, उसकी पत्नी जयदेवी, इन सब के माध्यम से, ठीक है। वर्मा जी द्वारा चित्रित मुंशी शिवलाल और उनके परिवार की 3 पीढ़ियां, यही मुंशी शिवलाल होते हैं। इनकी परिवार की 3 पीढ़ियों के सदस्य भारतीय इतिहास, राजनीति और समाज में हो रहे परिवर्तनों को न केवल अनुभव करते हैं बल्कि उनमें सक्रिय सहयोग भी देते हैं। शिवलाल एक समय अर्जीन वीर है, लेकिन अंग्रेज कलेक्टर के साथ चाटुकारिता और चालाकी से अपने अंग्रेजी पढ़े लिखे बेरोजगार बेटे ज्वाला प्रसाद का नायब तहसीलदार बनवा देता है। ये मध्यम वर्ग के उत्थान की पहली प्रक्रिया होती है, ठीक है, कि यानी कि चापलूसी करके अपने बेटे को तहसीलदार बना देता है, जिसका स्वभाव असर संयुक्त परिवार पर पड़ता है, स्वाभाविक असर। शिवलाल विदुर होता है, इसलिए अपने भाई राधेलाल के परिवार के साथ संयुक्त रूप से रहता है वो। उनके परिवार की मालकिन राधेलाल की पत्नी होती है, ठीक है। राधेलाल बेहद काइया आदमी होता है। उनके बेटे एक से एक आवारा होते हैं। संयुक्त परिवार में अगर कोई एक आदमी कहते सरकारी ओहदा पा जाता है तो अन्य सदस्य प्रायः उसी के सहारे अपनी उन्नति करना चाहते हैं, ठीक है। आज तो 4 हो जाते तब भी नहीं हो पाता। तो राधेलाल भी यही सोचकर ज्वाला प्रसाद की नौकरी से उत्साहित होता है। जब घर की नौकरानी छिनकी को यह खबर लगती है तो वह सबसे पहले ज्वाला की पत्नी जमुना को सरकारी अफसरी और अपनी गृहस्थी का महत्व समझाते हुए कहती है कि उसे संयुक्त परिवार का लोभ और चिंता छोड़कर पति के साथ जाकर के रहना चाहिए। छिनकी उसको समझाती है।
इस पर राधेलाल की पत्नी विरोध करती है और खुद 15 दिन के लिए ज्वाला के यहाँ जाकर उनके रहने का बंदोबस्त कर आने का प्रस्ताव रखती है। लेकिन छिनकी शिवलाल के पास पहुंच जाती है और उसे संयुक्त परिवार की मुश्किलों से अवगत कराकर जमुना को ज्वाला के साथ भेजने का सुझाव दे देती है। ठीक है, शिवलाल भी छिनकी के बुद्धि चातुर और निष्ठा से प्रभावित हो जाते हैं और जमुना को ज्वाला प्रसाद के साथ भिजवाने की व्यवस्था कर देते हैं। इस प्रकार इस उपन्यास में पहली बार घर से दूर अन्यत्र नौकरी मिलने के प्रभाव स्वरूप संयुक्त परिवार के टूटने और एकल परिवार बनने के कारणों और उसकी प्रक्रिया की ओर संकेत करते हुए लेखक दिखाई देते हैं। ठीक है, आज भी समाज अगर देख सकते हैं, कुछ देखो अन्य परिस्थितियां कभी कभी दूसरी हो जाती है, लेकिन कभी कभी ऐसी भी परिस्थिति होती है कि नौकरी लगने के कारण एक पूरे परिवार को या एक बेटे को घर से अलग होना पड़ता है अपने परिवार के सहित, है ना। कई कई कुछ कारण ऐसे भी होते हैं, तो लेखक ने उन्हीं कारणों को यहाँ दर्शाने का प्रयास किया। और कई कई कारण क्या होते हैं, नौकरी भी हो रही है, परिवार भी संयुक्त ही चल रहा है। तो आगे वर्मा जी ने इसी को दिखाने का प्रयास किया। ठीक है, तो देवी शंकर अवस्थी के शब्दों में कहें तो कहते हैं कि बेटे के साथ बहू का जाना संयुक्त प्रथा की पहली दरार होती है। ठीक है, फिर तो मुंशी शिवलाल के भाई राधेलाल की हर प्रक्रियाओं की चेष्टा के बावजूद ये संयुक्त कौटुंबिकता टूट कर रहती है। यह समस्या आगे भी आ सकती थी। शायद इसी से बचने के लिए लेखक ने ज्वाला प्रसाद, गंगा प्रसाद और नवल तीनों को इकलौता बेटा ही दिखाया। ज्वाला प्रसाद शिवलाल का बेटा होता है, उसका राधेलाल का, शायद उसका बेटा गंगा प्रसाद, फिर वो नवल। तो ये चारों पीढ़ियां दिखाई गई। तो जमुना के पति अपने ज्वाला के पास जाने के कुछ दिन बाद शिवलाल भी छिनकी को लेकर बेटे के यहाँ घाटमपुर रहने पहुंच जाते हैं। ठीक है, धीरे धीरे राधेलाल भी अपने बेटों के साथ वहीं आ जाते हैं। महत्वाकांक्षी राधेलाल के सभी बेटे क्या होते हैं, बेरोजगार हैं। तो वह अक्सर भाई शिवलाल के साथ विभिन्न किस्म की तिकड़मी योजनाएं बनाकर ज्वाला प्रसाद को जमीन जायदाद इकट्ठी करने के लिए उकसाते रहते हैं। लेकिन ज्वाला प्रसाद पिता और चाचा के फरेब में आने से मना कर देता है और ज्वाला के इस विरोध से क्षुब्ध होकर शिवलाल आत्महत्या कर लेता है। ज्वाला प्रसाद अपने भाइयों और चाचा के नित्य नई तिकड़मों और वारदातों से परेशान है और वह अक्सर उन्हें ईमानदारी से चलने की सलाह देता है, पर वे ज्वाला को सहारा लेकर गलत ढंग से अपने उद्धार करने में लगे रहते हैं। फिर तत्कालीन मध्यम वर्ग के सामने सामंतवाद, पूंजीवाद और साम्राज्यवाद तीनों परिस्थितियां मौजूद थी। ठीक है, उस समय का जो मध्यम वर्ग था, 1959 की बात लेखक ने की, उस समय मध्यम वर्ग के सामने सामंतवाद था, पूंजीवाद था और साम्राज्यवाद था, तीनों चीजें थी। एक तरफ नैतिकता और ईमानदारी जैसे मूल्य दिखाई दे रहे थे, दूसरी ओर उनका पतन भी हो रहा था। जैसे ज्वाला प्रसाद अपने चाचा से कहता है, कथन आता है कि मैंने जो कुछ भी आप लोगों से कहा वह आप लोगों के हित में है और अपने हित में और अपने हित में कहा। लड़कों से कहिए ईमानदार बने और मेहनत करें। ईमानदारी और नैतिकता दिखाई देती है इस कथन में, और उनकी ईमानदारी और मेहनत में हर तरह की मदद करने को तैयार हूँ। मेरे साथ रहकर ये सब लोग आवारा, कामचोर और बेईमान और लुटेरे बन रहे हैं। आखिर इनकी जिंदगी सुधारना आपका कर्तव्य है। ये आप और अपने की द्वैत भावना भी संयुक्त परिवार के टूटने की वजह बन रही थी। ठीक है, ये भी कथन एक यहाँ पर आता है। तो उपन्यास में लेखक ने कुछ हद तक उस समय जो ईमानदारी और नैतिकता थी जो बची थी उसका भी वर्णन किया। तो घाटमपुर में ही ठाकुर बरजोर सिंह, ठाकुर गजराज सिंह और लाला प्रभुदयाल के संघर्ष के रूप में सामंतवाद बनाम पूंजीवाद का घात प्रतिघात दिखाई देता है इसी उपन्यास में। प्रभुदयाल उक्त दोनों कुलाभिमानी पुराने सामंती ठाट बाट में गर्क ठाकुरों को नीचा दिखा देता है, लेकिन न्याय और कानून के नाम पर नौकरशाही यानी ज्वाला प्रसाद को अपना पक्ष रखना वो नहीं बोलता है। ठीक है, तो इस तरह पूंजीवाद, नौकरशाही को के गठजोड़ से लेखक ने सामंतवाद की पराजय को चित्रित किया और अनैतिकता के खेल भी यहीं से शुरू हो जाते हैं। जहां से पूंजीवाद और नौकरशाही का गठजोड़ होने लगता है, वहीं अनैतिकता शुरू हो जाती है। बरजोर सिंह द्वारा प्रभुदयाल की हत्या के बाद पूरी संपत्ति और जायदाद उनकी पत्नी जयदेई के हाथ में आ जाती है, जिसे बनाए रखने के लिए वह नौकरशाही के संबंध गांठे रहती है, बल्कि ज्वाला प्रसाद के साथ यौन संबंध स्थापित कर पूंजीवाद और नौकरशाही के गठजोड़ को एक नया मोड़ भी देती है।
ठीक है। तो इसी के बाद वह ताउम्र के लिए ज्वाला प्रसाद के घर की सुभैषणी भी बन जाती है। तो इसी कारण ज्वाला प्रसाद का बेटा जो होता है गंगा प्रसाद बड़ा होता है और उसकी उच्च शिक्षा का भार वो अपने ऊपर ले लेती है। जयदेव के पास रहीसी ठाट बाट में रहकर गंगा प्रसाद के व्यक्तित्व में एक गजब का निखार आता है और अपनी योग्यता, ज्वाला प्रसाद की खुशामद और लक्ष्मी चंद की सिफारिश से वो डिप्टी कलेक्टर बन जाता है। फिर एक सामान्य अर्जनीविश मुंशी शिवलाल के परिवार की ये प्रगति उल्लेखनीय होती है कि एक सामान्य मुंशी जो था उसका बेटा आगे चल के उसकी पीढ़ियां एक डिप्टी कलेक्टर तक पहुंचती हैं। ठीक है, तो लेखक इसका भी जिक्र करता है और लक्ष्मी चंद जैसे पूंजीपति का साथ जो उसके परिवार को अनपेक्षित सम्मान और सुविधाएं दिलाता है, इसका भी लेखक जिक्र करते हैं। तो एक दबंग रोबीले स्वभाव आकर्षक व्यक्तित्व के मालिक गंगा प्रसाद जो होते हैं सरकारी अफसर के रूप में बेहिसाब उनको सफलता मिलती है और ये सफलता अतिरिक्त सुख सुविधाएं भोग विलास की ओर भी उनको ले जाती है। शराब और स्त्री दोनों उनकी कमजोरी बन जाते हैं। किसकी बात हो रही है? गंगा प्रसाद की। ठीक है, पहले तो वो अतृप्त काम वासना से पीड़ित संतो नाम की स्त्री को अपनी वासना का शिकार बनाते हैं, तो एक पात्र संतो भी आती है इसमें। और इसके बाद वेश्या मलका से उनका संबंध होता है, तो मलका नाम की वेश्या का भी जिक्र आता है। ये छोटे छोटे जो पात्र हैं जिनका कम जिक्र हो रहा है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मलका अपने पंकिल जीवन से निकलकर हमेशा के लिए गंगा प्रसाद की हो जाना चाहती है, पर गंगा प्रसाद के मध्यम वर्गीय संस्कार वहां पर आड़े आ जाते हैं। वह अपने मित्र अली रजा से कहता है कि अली रजा साहब, आपको मैं ये बतला दूं कि रुपयों से मुझे कोई मोह नहीं, मैं तो उसकी मोहब्बत का कायल हूँ। वो ऐसा बताते हैं। ठीक है, मैं जानता हूँ कि वो आपका कोठे पर नहीं बैठेगी, लेकिन आप ही समझिए मेरा खानदान है, मेरी इज्जत है। परंतु मदिरा और स्त्री के जाल में फंसकर गंगा प्रसाद बाहर नहीं निकल पाता, अपनी पारिवारिक कर्तव्यों से विमुख होने लगता है। प्रेमिका मलका तो खैर उससे छूट जाती है, मदिरा नहीं छोड़ पाता वो, जिसके कारण उसे यक्षमा हो जाता है। अस्थमा होगा, यहाँ पर यक्षमा लिखा हुआ है। ठीक है, इसी दौर से वह अंग्रेजों की रंगभेद नीति का शिकार बनता है, जिसका सदमा उसे बर्दाश्त नहीं होता। चारों ओर की असफलता असमय उसकी जान ले लेती है। तो इस तरह से इस बात का ठीक तरह से इसको भान होता है, उसने गलती कब और कहाँ की थी, इन सारी बातों को उसको आभास होता है, जिससे वो मरते समय अपने इकलौते पुत्र जो नवल होता है, नवल के आगे इन सारी बातों को स्वीकारता है और कहता है एक दिन मैंने अपनी नौकरी, गुलामी और व्यवस्था से विद्रोह किया था। मेरे अंदर वाला विद्रोह अवास्तविक था। ज्ञान चाचा जानते हैं इस बात को। मैंने ये तय कर लिया था कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन अनायास ही मेरे अंदर वाली कायरता को एक छोटा सा सहारा मिल गया और मेरी कायरता मुझ पर चढ़ बैठी। मैंने अपनी इस्तीफा फाड़ डाला और अपमान का जहर पी लिया और मैं उसी समय टूट गया था जब मैंने इस्तीफा फाड़ा था। पिछले 8-10 साल से मैं केवल घिसटता रहा हूँ। ठीक है, तो ये अपने अंदर के जो टीस थी, जो दुख था, उसको उन्होंने नवल के अपने पुत्र नवल के सामने वो स्वीकार करता है। तो उस समय लेखक ने तत्कालीन मना स्थिति और उसके संकटों का भी चित्रण इस उपन्यास में किया। सन 1920 और 30 तक पूंजीवाद साम्राज्यवाद की छाया के नीचे पनप रहे मध्य वर्ग के सामने यानी कि जो भ्रष्टाचार समाजवाद था, मध्य वर्ग के सामने ये चीजें आ रही थी। ज्वाला प्रसाद और गंगा प्रसाद इसी मध्यम वर्गीय नौकरशाही के प्रतीक कहे जा सकते हैं। इन दोनों का आला अफसर बन जाना मध्य वर्ग का चरम भौतिक उत्थान था, लेकिन जब अचानक गंगा प्रसाद की मृत्यु होती है, उसका बेटा नवल लगभग उसी स्थिति में पहुंच जाता है जहां उसके दादा ज्वाला प्रसाद ने जीवन की शुरुआत की थी। असल में नवल पर गंगा प्रसाद की स्वीकारोक्ति ज्ञान प्रकाश की प्रेरणा का इतना प्रभाव पड़ता है कि वह राय बहादुर कामतानाथ की बेटी के साथ शादी करने और उन्हीं के खर्चे पर इंग्लैंड जाकर आईसीएस बनने का प्रलोभन भी ठुकरा देता है और पूरे आवेश के साथ सत्याग्रह के संग्राम में कूद पड़ता है और यहाँ पर उसको जेल भी हो जाती है। तो इस तरह से वर्मा जी ने इस संकेत देना भी नहीं भूलते इस उपन्यास में कि आजादी का आंदोलन शहरी मध्यम वर्ग में जितनी तेजी और गहराई से फैल रहा था, गांवों में भी उस गति से नहीं पहुंच पा रहा था। ठीक है, ये भी उसी समय देश आजाद नहीं हुआ तब ये उपन्यास 1959 में लिखा था, मतलब उसी तरह की स्थितियों का 1920-30 की घटना का जिक्र किया, तो वो बताने का प्रयास किया। गंगा प्रसाद को स्वाधीनता संग्राम से सहानुभूति थी, लेकिन उसमें और उसकी पीढ़ी नौकरी छोड़ने का साहस नहीं था, लेकिन और उसकी अगली पीढ़ी में यह साहस उससे जुड़ा भरपूर आत्मविश्वास मौजूद था। उसकी अगली पीढ़ी में मुंशी शिवनाथ से लेकर ज्वाला प्रसाद हो गए गंगा प्रसाद तक सब भौतिक सबका उन्नयन हुआ और उनके साथ ही उनका चारित्रिक पतन हुआ।
यानी कि धनवान जैसे जैसे होते गए, पूंजीवादी होते गए, भौतिक उत्थान हुआ, लेकिन चारित्रिक पतन इन सबका होता गया। और अंत में नवल के यहाँ चौथी पीढ़ी में आकर चारित्रिक उन्नयन में बदलती है। ठीक है, यानी जो चारित्रिक पतन तीसरी पीढ़ी तक हुआ, वो चौथी पीढ़ी में आकर चारित्रिक उन्नयन होता है। एक मामूली नौकरी से शुरू हुआ परिवार अपनी चौथी पीढ़ी में कहाँ पहुंचा, ये उस पीढ़ी के वर्ग, चरित्र और नियति की सूचना भी देता है। और इस समय देशवासियों में जिस राष्ट्र चेतना का स्फुरण हो रहा था, वर्मा जी ने उसे नवल और उसकी सक्रिय पीढ़ी में माध्यम से उसी समय उसी का सफल अंकन भी अपने इस उपन्यास में करने का प्रयास किया। तो ये भगवती चरण वर्मा के उपन्यास की हम थीम कह सकते हैं, उद्देश्य कह सकते हैं, इसका विषय कह सकते हैं कि सामंतवादी, साम्राज्यवादी, पूंजीवादी मूल्यों के परिप्रेक्ष्य में लेखक ने पुराने मूल्यों को टूटते और नए मूल्यों को बनते हुए दिखाना चाहा इस उपन्यास में। ठीक है, इस क्रम में समाज, संस्कृति, इतिहास, राजनीति आदि सबके निर्माण और क्षरण को इस उपन्यास में हम क्रमशः चारों पीढ़ियों में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये उपन्यास अवैध संबंधों के रूप में सामंतवाद की एक मनोवृत्ति को रेखांकित करता है। मुंशी शिवलाल की पत्नी नहीं थी, हमने पहले ही पढ़ा इसको, और इसलिए छिनके नाम की नौकरानी से संबंध स्थापित करते हैं। ठीक है, छिनकी की हैसियत उस घर में नौकरानी से अधिक एक स्वामिनी की सी लगने लगती है। और इस प्रकार ज्वाला प्रसाद पत्नी के रहते हुए भी लाला प्रभुदयाल की विधवा जो होती है जयदेवी से संबंध बनाते हैं। ठीक है, और ये संबंध कभी शिष्टता की सीमा का अतिक्रमण नहीं करता। गंगा प्रसाद ऐसी सारी सीमाएं लांघ जाते हैं। पत्नी के रहते दो दो संबंध संतों और मलका से रखते हैं। क्योंकि उस दौर में अवैध संबंध रखना, रईसों का वेश्याओं के यहाँ जाना एक आम मनोवृत्ति थी, उसका भी लेखक ने जिक्र किया यहाँ पर। सामंतवाद के पतन के साथ ये चीजें खत्म हो गई थी, सामंतवादी समाज में ये चीजें थी। गंगा प्रसाद की बर्बादी और मृत्यु के दिखाने के पीछे भी लेखक का उद्देश्य इसी मनोवृत्ति की वितृष्णा को दिखाना भी था। और तत्कालीन भारतीय जीवन के विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से लेखक ने जाति, छुआछूत और संयुक्त परिवारों में शोषण, अत्याचार, घरेलू हिंसा, दहेज, तलाक, विधवाओं की समस्या, स्त्री स्वतंत्रता, शिक्षा, आत्मनिर्भरता, इन सब का समावेश अपने भूले बिसरे चित्र में किया। श्यामलाल की जो पत्नी होती है, इनकी कथा आती है, हिंदू समाज में नारी शोषण का उदाहरण प्रस्तुत करती है ये कथा। जयदेवी के माध्यम से विधवा समाज का पक्ष आता है इसमें। विद्या के द्वारा दहेज की समस्या आती है। ठीक है, विद्या का अपने क्रूर और दहेज लोभी ससुर की पिटाई करने के लिए तत्पर होना, जीविकोपार्जन के लिए स्वयं घर से निकलना, नारी विद्रोह को दिखाया। जागरण और मलका को तत्कालीन वैश्या समस्या के निर्देशन के लिए लाया गया इसमें। तो मीर जाफर अली, अल्लामा वैशी, जटिलानंद और डिप्टी अब्दुल हक जुड़े प्रसंगों के माध्यम से लेखक ने सांप्रदायिकता आदि को दर्शाने का प्रयास किया। तो ये सारे इसी के पात्रों में आते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर सकते हैं आप इसको। तो इस प्रकार दिल्ली दरबार और उसमें आने वाले राजाओं और बड़े लोगों के द्वारा सामंतवादी विलासिता, सहाय खर्ची पर प्रकाश डाला गया। और भगवती चरण वर्मा एक तरह से ये उपन्यास किस्सा गोई शैली के लेखक है। भगवती चरण वर्मा कैसे हैं? किस्सा गोई शैली के लेखक है। और निस्संदेह भूले बिसरे चित्र असाधारण रूप से एक रोचक उपन्यास है। समय मिलेगा पूरा जरूर पढ़िएगा इसको। तो उस श्रीलाल शुक्ल जो उपन्यासकार हैं, ठीक है, तो वर्मा जी शुक्ल के अनुसार वर्मा जी ने अपने लेख में उपन्यास के फिल्मी संदर्भ का भी जिक्र किया। इस उपन्यास की आरंभिक रूपरेखा एक अपरिपक्व फिल्मी कहानी के रूप में 1938 में बनी थी, ऐसा बताते हैं ये। और कई अंतरालों के बाद ये उपन्यास 1946 और 1958 के बीच 12 वर्षों के लंबे अरसे में लिखा गया ये उपन्यास था। और इसके बावजूद कहते हैं आश्चर्य यह है कि ये उपन्यास ना तो अपनी कोई शैलीगत शिथिलता इसमें आई, ना कथा सूत्र का क्रम ही इसमें टूटा, और निश्चय ही अपने अंतिम रूप में ये उपन्यास 1938 की उस अपरिपक्व फिल्मी कहानी से बहुत दूर निकल चुका था। जो लेखक बताते हैं कि 1938 में बनी थी, अपरिपक्व फिल्मी कहानी के रूप में बना था ये। ठीक है, तो कुछ ऐसी ही बातें डॉक्टर विशंबर नाथ उपाध्याय भी कहते हैं कि इस रचना में बहुत सारे ऐसे पात्र और प्रसंग हैं जिनसे इस कृति का संगठन कमजोर पड़ा है। ठीक है, मुख्य पात्रों के अलावा इसके पात्रों की अगर बात कर ले
इसमें जो पात्र है वो है भीखू, मीर सखावत, हुसैन, बरजोर सिंह, राधेलाल, श्यामलाल, लक्ष्मी चंद, रिपुदमन सिंह, राधा किशन, संतो, कैलाश, ज्ञान प्रकाश, मलका, अली रजा, विद्या, राय बहादुर, कामतानाथ, बिंदेश्वरी प्रसाद, सिद्धेश्वरी प्रसाद और प्रेम शंकर। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, हो सके तो इनके पात्र आपको याद रहेंगे। ठीक है, तो इनमें से कुछ याद भी रह जाते हैं। कहते हैं बहुत से पात्र ऐसे भी आते हैं जो दो चार एक थोड़ी देर के लिए इस उपन्यास में आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं और अचानक कथा सूत्र की जरूरत के अनुसार वो दृश्य पटल से हट जाते हैं। ठीक है, तो बहुत से कहते हैं अधिक से अधिक इसमें पात्र भी हैं। तो मुंशी शिवलाल, छिनकी, जयदेई, लाला प्रभुदयाल, ये सभी इसमें पात्र आते हैं। तो इस तरह से ये उपन्यास का पूरी विषय वस्तु हमने पढ़ी और इस संदर्भ में कुंवर नारायण जी लिखते हैं कि तीसरे खंड के प्रारंभ में ही 1911 के दिल्ली दरबार प्रसंग का न केवल निरर्थक और हेतुहीन वर्णन है बल्कि अपूर्ण और भटकाने वाला भी है। गंगा प्रसाद, रिपुदमन, संतो, राधा किशन किसी और प्रकार से किसी और परिवेश में एक दूसरे से परिचित हो सकते थे। यानी कुछ विद्वानों का कहना है, आलोचकों का कहना है कि कुछ प्रसंग इस उपन्यास में बेवजह डाले गए जिनका कोई मतलब नहीं था। ठीक है, तो इसके जो शुरुआती दो खंड है वो सीधे ज्वाला प्रसाद से संबंधित है। ठीक है, भूले बिसरे चित्त के जो दो खंड है वो ज्वाला प्रसाद से संबंधित है और बाद के खंडों में प्रवाह के स्तर में एक तरह से बाकी चीजें अन्य जो पात्र उनसे संबंधित है। तो भगवती चरण वर्मा के अन्य उपन्यासों की तरह जो भूले बिसरे चित्र में मानव को परिस्थितियों का गुलाम और नियंता के हाथों की कठपुतली बनाकर प्रस्तुत किया गया। उनका चित्रलेखा उपन्यास जो था जहां अतीत के पट पर पाप और पुण्य की समस्या का निदर्शन करता है, वही जो 3 वर्ष उपन्यास है वर्तमान के धरातल पर प्रेम और वासना के सवाल का वर्णन करता है। ठीक है, तो इन तीनों जो इनके प्रारंभिक उपन्यास है टेढ़े मेढ़े रास्ते, समसामयिक राजनीतिक विश्वासों पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। तो ये जो उपन्यास है ये सभी क्या है, सभी के पात्र एक तरह से व्यक्तिक अहम से ग्रस्त है। प्रत्येक किसी न किसी बिंदु पर असफल होता नजर आता है, लेकिन इन सब की जो विचारधारा है वो क्या है, एक ही विचारधारा है। मनुष्य परिस्थितियों का दास है, सबकी यही विचारधारा है। ठीक है, परिस्थिति विशेष में ना कोई पापी है ना पुण्यात्मा है। इस अर्थ में एक वैश्या कुल कन्या से भी श्रेष्ठतर हो सकती है। सारे राजनीतिक विश्वास झूठे हो सकते हैं। तो लेखक ने यह भी दिखाने का प्रयास किया। तो भूले बिसरे चित्र अंततः इसी जीवन दर्शन की स्थापना हुई कि व्यक्ति मनुष्य क्या है, एक क्या है, अपनी गुलाम है परिस्थितियों का और नियंता के हाथ की कठपुतली है। ठीक है, परिस्थितियों के साथ मनुष्य की आंतरिक प्रवृत्तियां प्रकट होती है। लेखक ने बताने का प्रयास किया मनुष्य अवश्य होकर उसके साथ बहता चलता है। मनुष्य उपन्यास का एक पात्र जो रिपुदमन सिंह है गंगा प्रसाद से बात करते हुए यही बताता है, कहता है परिस्थिति आधारभूत व्यक्तित्व। बाबू गंगा प्रसाद आधारभूत व्यक्तित्व में देवता होता है, दानव होता है। नेकी और बदी, क्रिया और प्रतिक्रिया के रूप में हर व्यक्तित्व के भाग है। तो यही लेखक इस उपन्यास में बताना मतलब ये भी बताने का कोशिश किया कि व्यक्ति परिस्थितियों का गुलाम है। ठीक है, तो वर्मा जी ने इस उपन्यास में भारत के गौरवशाली इतिहास की, संस्कृति और बदलते जीवन मूल्यों की विभिन्न छोटी बड़ी कहानियों के माध्यम से इस उपन्यास को प्रस्तुत किया। इसमें उन्हें पर्याप्त सफलता भी मिली, इसलिए भूले बिसरे चित्र को इतनी ख्याति अर्जित हुई कि इस रचना का बर्मी में, तिब्बती में, जापानी, रशियन आदि विदेशी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बर्मा भाषा में, बर्मी भाषा में, तिब्बती, जापानी, रशियन सहित भारतीय भाषाओं में भी इसका अनुवाद किया गया भूले बिसरे चित्र को। ठीक है, इसीलिए इसको 1961 में साहित्य अकादमी भी मिला। ठीक है, तो ये था उपन्यास भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा का। तो आज की क्लास हमारी इतनी ही, दोनों उपन्यास हमने आपके सामने प्रस्तुत किए। कोई दिक्कत, कोई डाउट तो बताइएगा।